सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा जीएसटी की। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड यानी कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। किसके थ्रू? क्वेश्चंस के थ्रू, यानी कि एमसीक्यू के थ्रू। पूरा का पूरा ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 वो सारा का सारा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यही 6 से लेकर 12 तक पहुँच जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा ज्योग्राफी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे और उसमें जो एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो थोड़ा बहुत आएगा, जो होता है ना थोड़ा सा व्याख्या लिखा हुआ, उसको भी हम लोग समझते जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी हमारा एक साइड में होते रहेगा और हम लोग डिटेल भी समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का पूरा ये चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 का जो सोशल साइंस का जो बुक है, ठीक है ना, उसको पढ़ेंगे। यानी कि ज्योग्राफी का जो सोशल साइंस बोल सकते हैं वो, क्योंकि उस क्लास में ना ऐसा कोई ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसा करके कुछ वैसा नहीं था। तो क्लास 6 को हम लोग देखेंगे, है ना, समझेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। एक एक चैप्टर भी होगा और वो एक और चीज़, वो न्यू एनसीईआरटी भी होगा, है ना, और ओल्ड एनसीईआरटी भी होगा। जो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज सौर मंडल में पृथ्वी। ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ये है न्यू एनसीईआरटी वाला, ठीक है ना। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना वो न्यू एनसीईआरटी का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी का, इसी के साथ में हम लोग कवर भी कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड हैं? निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड क्या होता है भाई? कि जो आसमान में जो हम लोग देखते हैं ना रात में जो भी है, उसमें है दिया हुआ सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को दिख रहा है, जो सूर्य भी हम लोग को रात में नहीं दिखता है, बट आकाश में तो दिखता ही है। चंद्रमा तो दिखता ही है, पृथ्वी है, उल्का पिंड भी दिखता ही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? डी इज द राइट आंसर। क्या है डिटेल में देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाता है। अब रात में सूर्य तो नहीं चमकता है, बट हमारे यहाँ नहीं चमक रहा हो। मान लो यहाँ रात है, रात में हम सन को नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिन है, वो तो आकाश में दिख रहा होगा, किसी के छत्ता पर तो नहीं दिख रहा होगा। दैट्स वाई वो पूरा का पूरा खगोलीय पिंड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? कौन से खगोलीय पिंड होते हैं जो तारा कहलाते हैं? ओके, जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, और जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जिनके पास अपना ऊष्मा, अपना हीट और लाइट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टार, है ना। जैसे सन हो गया, जैसे और भी बहुत सारा स्टार्स वगैरह है, ओके। और तो मेरा आंसर हो गया ये। व्याख्या में देख लेते हैं डिटेल में क्या दिखा हुआ है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सन को ही देख लीजिए। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, यानी कि जितना भी खगोलीय पिंड है ना उसको तारा ही बोल रहा है। सूर्य, सन भी हमारा एक तारा है। अब क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है, मतलब कि एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, सबसे नियरेस्ट का, यानी कि सबसे नज़दीक का तारा कौन है हमारे पृथ्वी से? तो सबसे नज़दीक का तारा कौन सा हो जाएगा भाई? तो सन ही है, सूरज ही है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए थोड़ा सा दे दिया जाता है और कुछ नहीं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तारों को विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या क्या कहलाती है? अच्छा, आपको ये हम पहले ही बता दें कि ये जो होगा ना पूरा का पूरा एनसीईआरटी, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वह आप एकदम हाई लेवल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, जहाँ भी आपका जीएस जीके पूछा जा रहा है वो सब के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि ये किस एग्ज़ाम्स के लिए है, वो किस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कभी कभी आता है कि सर ये कौन सा एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये पूरा का पूरा कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए उसके लिए सूटेबल हो जाता है, ओके। चलिए, तो तारों को विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? यानी कि स्टार्स के थ्रू जो अलग अलग जो शेप बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा, सौर मंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल। तो बोलते हैं उसको नक्षत्र मंडल, दैट इज कॉन्स्टेलेशन। बीच बीच में कुछ इंग्लिश आएगा तो हम वो भी बोल ही देंगे, ठीक है। नक्षत्र मंडल को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों को विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और बहुत सारा शेप है भाई, ठीक है।
नेक्स्ट में आते हैं, अंतरिक्ष में संबंधित उर्सा मेजर और बिग बेयर का संबंध किससे है? उर्सा मेजर और बिग बेयर का संबंध किससे है? तो ये सौरमंडल तो नहीं हो सकता, ये नक्षत्र मंडल है एक शेप का, उर्सा मेजर और बिग बेयर। क्षुद्र ग्रह समूह और इनमें से कोई नहीं। उर्सा मेजर और बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बेयर यह सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। अच्छा, एक जो है हम लोग हमेशा देखते भी है, चाहे पढ़े भी होंगे, सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, जिसमें 7 समूह है, वो ना जो जिसमें चाय बनता है ना, पैन जो होता है ना चाय बनाने वाला, वो उस टाइप का लगता है कि हाँ उसी को मतलब वहाँ पर डॉट डॉट बनाकर रख दिया गया है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर के भाग हैं। तो ये जो है ना सप्तऋषि जो किसका पार्ट है भाई? उर्सा मेजर का, यानी कि उर्सा मेजर का ही पार्ट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो किसको ग्रह कहा जाता है वो देख लेते हैं। जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखो सी जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है। गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है भाई, बट ये जरूरी है जिनके पास अपनी ऊष्मा तत्व प्रकाश नहीं होता है, बट वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, रिफ्लेक्शन से। जैसे आप हमारा प्लैनेट देख लीजिए, है ना, अगर हम लोग सैटर्न देख पा रहे हैं तो किसके लाइट से देख पा रहे हैं? सन के रिफ्लेक्शंस के वजह से, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। मून को देख पा रहे हैं तो मून के लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से हम लोग सब कुछ देख पाते हैं, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया आंसर। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, प्लैनेट हुआ, और ये प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है? प्लैनेटाई शब्द से आया है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, दैट इज प्लैनेटाई, ध्यान में रखना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी कि जो चारों ओर घूम रहा है ना उसको बोलते हैं। तो प्लैनेट भी तो चारों ओर घूम रहा है ना भाई, सन के चारों तरफ, सन भी घूम रहा है, सन के साथ साथ ये सब मूव कर रहा है, वो मतलब अलग रोटेशन फॉर्म में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम लोग पहले समझते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, गुड, ये तो सही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, भाई सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, एकदम सही है। बट ये चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों है, ना तो एक और ना ही दो। अब पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा नहीं तीसरा ग्रह है, तीसरा सबसे मतलब बोल सकते हैं तीसरा डिस्टेंस के बेसिस पर, यानी कि सबसे पहले आ गया बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद फिर हमारा अर्थ, उसके बाद फिर मंगल ग्रह। तो ऐसे है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ तो गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं कुछ। व्याख्या क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, सबसे नज़दीक का तारा कौन है भाई? सन। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसा कि हम बताएं, और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा है और दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा है। बट स्टेटमेंट में क्या था? स्टेटमेंट में दिया हुआ था चौथा ग्रह, यहाँ पर क्या दिया हुआ था? चौथा ग्रह, जो कि गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर, तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन होते हैं वो समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बुध है, मंगल है, शुक्र और बृहस्पति है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आंतरिक ग्रह क्या होता है। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक एवं चट्टानों से बने, सूर्य के सबसे नज़दीक में है और जो चट्टान से बना हुआ है, यानी कि जिसमें टेरिटरी, टेरेस्ट्रियल पार्ट है, रॉकी पार्ट है, सरफेस है, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सब किस में आ गया भाई? आंतरिक ग्रह में आ गया, यानी कि इंटरनल प्लैनेट में आ गया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह का मतलब बाहर, अब इसके बाद जो बच गया वो सारा का सारा उसमें चला गया। तो बाह्य ग्रह से सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। इसका ना कोई सरफेस नहीं होता है, कोई सतह नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मतलब इस पर खड़ा होना तो आप ढब से नीचे चले जाओगे एकदम। हवा है, गैस है, डेंस गैस है, तो क्या ही वहाँ सरफेस है ही नहीं। तो कौन कौन सा है भाई? तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, बाह्य ग्रह। ये सब चीज़ क्या है? बाह्य ग्रह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना। यहाँ पर कथन है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। ये तो भाई सही है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। और दूसरा में है, रीजन दिया हुआ है, बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। इसी के वजह से क्या होता है ना, बुध बहुत जल्दी चक्कर लगा लेता है सन का। इसका मतलब मेरा कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, ध्यान में रखना है। और ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है? चलो, बुध सौर मंडल के सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 88 डेज में ना ये सन के चारों तरफ घूम लेता है। कौन भाई? बुध। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है ना? एस्टेरॉइड का जो पट्टी होता है, बुध और शुक्र और पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। तो हमारा आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में ही ये बेल्ट पाया जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं जिसको। क्या क्या है व्याख्या देख लेते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त है ना असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, बोले तो एस्टेरॉइड बोलते हैं, है ना। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। साइंटिस्ट लोगों का कहना यह है कि ये जो एस्टेरॉइड्स है ना वो प्लैनेट का ही पार्ट है, इसी से टूट के निकला है। ठीक है, ये बहुत समय पहले हुआ था। अब बहुत समय पहले कहने का मतलब अगर हम मान लीजिए बोल देते ना कुछ वर्षों पहले, तो ज्योग्राफी में कुछ वर्षों पहले लाखों में चला जाता है। ठीक है, तो जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य में सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा अवस्थित है? यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति। तो हमारा कौन है भाई? तो वरुण, बोले तो नेपच्यून। इसके बाद आता है प्लूटो, बट प्लूटो को हटा दिया गया, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर है हमारा। सूर्य में दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून तक चले गए, यानी कि बुध से स्टार्ट होकर नेपच्यून तक। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपने बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस और 2003 UB313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि प्लूटो को, सीरस को और ये एक है, ये तीनों को उठाकर बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया। ये कब डिसीजन लिया गया था? 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन बोल रहा है पृथ्वी के आकार को जियोइड कहते हैं। ये तो एकदम सही है भाई। अब पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो थोड़ी चपटी है, यही तो वजह है कि उसको जियोइड कहा जाता है, भू-आव कहा जाता है। तो एकदम सही बात है भाई, तो सही चीज़ है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गया? सही है। तो ये भी सही है और ये इसका सही व्याख्या कर भी रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ओके, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव जियोइड कहा जाता है। भू-आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, है ना। चपटा है थोड़ा सा, जैसे ऑरेंज होता है ना, थोड़ा वही उसी टाइप का। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, यहाँ जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है, इसलिए इसको मतलब एक लाइफ ओरिएंटेड प्लैनेट भी बोल सकते हैं, है ना, जहाँ लाइफ है। अब
अब पता नहीं और कहाँ कहाँ लाइफ है, पता तो नहीं चला है, लेकिन अगर पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। शिफ्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है ना, हरे रंग की दिखाई देती है, ऐसा कैसे होगा? ब्लू रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, सरासर गलत हो गया। ओके, तो ना हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स कि डी इज द राइट आंसर। अब क्या है व्याख्या? अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ना कि हरे रंग की, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हरा दिखाई देगा, बड़का यहाँ बैल बन रहा है, हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है भाई? सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो सौरमंडल का निर्माण होता है किससे भाई? ग्रह से भी, उपग्रह से भी, सूर्य से भी, उल्का पिंड से भी, तो ये सबसे होता है। तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो गया। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, मतलब हेड ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज द सन। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ये तो सही है भाई, एकदम मतलब बोल सकते हैं कि हाँ सही है, ये चीज़ तो है, क्योंकि सूर्य ही सब चीज़ को खींच कर रखा है। सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलिए भाई, ग्रेविटेशनल पुल। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, बोले तो अल्टीमेट सोर्स। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। समझ लेते हैं व्याख्या क्या बोल रहा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये तो पता है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य यानी कि अल्टीमेट स्रोत है। हम सूर्य के अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। बहुत ज़्यादा हम लोग ऊष्मा आ जाता है तो उसको महसूस नहीं कर सकते, चाहे फील में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सन का सबसे नज़दीक का मतलब पृथ्वी का ये सबसे नज़दीक का स्टार है, बट फिर भी 15 करोड़ किलोमीटर है, और वहाँ से लाइट आने में हम लोग को लगभग 8 मिनट लग जाता है ना। और सारा का सारा लाइट हम लोगों के पास नहीं आ पाता। अगर आ जाएगा हम लोग सीधा भुना जाएंगे, कोई उपाय नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, और इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घ वृत्ताकार, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक है ना, पैराबोलाइक फॉर्म में है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए, ये कक्षा कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। और ऑर्बिट का शेप कैसा है भाई? तो पैराबोलाइक शेप है। नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमेशा पूछा भी जाता है। जुड़वा ग्रह कौन है भाई? पृथ्वी का शुक्र, मतलब ट्विंस बोला जाता है, ट्विंस ऑफ आर अर्थ। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दैट इज शुक्र। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी के बाद, पृथ्वी से अगर लेफ्ट साइड देखा जाए तो हमारा शुक्र, और राइट साइड देखा जाए तो मंगल है। मंगल यहाँ पर है नहीं, इसलिए शुक्र। और ये सब चंद्रमा तो मेरा प्लैनेट भी नहीं है, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो कुछ थोड़ा सा ऑड वन आउट करके भी बनाओगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, इज द राइट वन, और सबसे छोटा ग्रह हो गया हमारा बुध, यानी कि हमारा ए ही हमको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा डायरेक्शंस में घूमता है ना? जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, वो चीज़ है। तो देखो, बुध और शुक्र हो गया, शुक्र और शनि हो गया, शुक्र और यूरेनस, अरुण जिसको बोलते हैं। तो शुक्र और यूरेनस यानी कि शुक्र और अरुण का जो डायरेक्शन जो है ना, वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शंस में है। वो कैसे, समझ लेते हैं। शुक्र और यूरेनस के परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज में घूमता है, यानी कि अगर घूम रहा है तो वो ऐसे 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 घूम रहा है। लेकिन यही चीज़ आ जाता है अन्य ग्रह का, अगर देखा जाए और भी शुक्र और यूरेनस को छोड़ के, तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, यानी कि उल्टा घूमता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये चीज़ें पहला बोला जा रहा है कि हाँ भाई, ये तो हम लोग को भी पता है कि बृहस्पति में भी रिंग देखा जाता है, शनि में भी और यूरेनस में भी रिंग है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा 1 भी सही और 2 भी सही। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? किसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो ये किसके पास है भाई? यूरेनस के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। बुध के पास है, शुक्र के पास है, शनि के पास भी है, यूरेनस के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। यूरेनस के पास नहीं है, एक सेकेंड, नहीं, बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। हम कुछ गलती देख लिए थे। हाँ, 1 और 3 बुध और शुक्र के पास नहीं है, बाकी यूरेनस के पास भी है, शनि के पास भी है। ठीक है, चलो, यूरेनस के पास लगभग 27 चंद्रमा है भाई, ऐसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? शनि, बृहस्पति, मंगल और यूरेनस। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि के पास है ना, सैटर्न के पास 146 है। करंट डेटा के आधार पर देखा जाए तो 146 प्लस मून है। और अगर जुपिटर के पास देखा जाए तो 95 प्लस मून है। मंगल के पास 2 है, फोबोस और डीमोस जिसको बोलते भी हैं हम लोग। और यूरेनस के पास 27 है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया भाई? शनि के पास। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद फिर मंगल, यूरेनस, ये सब चीज़ तो है ही। नेक्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये तो सही है भाई, एकदम सही। पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये नहीं है, पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है। ठीक है, वो 1/4 है। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग व्याख्या में। उपग्रहों को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट होता है, अब सैटेलाइट होता है 2 टाइप का, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल हो गया जो ऑलरेडी तैयार है, और आर्टिफिशियल हो गया जो हम लोग बना रहे हैं, ये जीपीएस वीपीएस ये सब चीज़ के लिए, जिसका अर्थ होता है साथी और सहचर। साथी सैटेलाइट उपग्रह। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अतः कथन एक सत्य हो गया। हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब 1/4 ही है। अगर पृथ्वी का व्यास हम बोल देते हैं 100 है, ठीक है ना, तो हमारा चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? ओनली 25 है। खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है, अतः कथन 2 असत्य है। ये चीज तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि नहीं, कनाड नहीं, आर्यभट्ट यस, नागार्जुन नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आर्यभट्ट। खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमी, जैसे एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी बोल लीजिए। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। एस्ट्रोनॉमी होता है वो ब्रांच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। क्या है भाई? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का हमको सिर्फ केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इज द राइट वन। गुड। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। बट ये चीज़ नहीं है। देखो होता क्या है, ये चीज़ तो सही है कि कथन ए हमारा सही बोल रहा है कि केवल एक ही भाग दिखाई देता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जितना चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ जितना टाइम में लगाता है ना, उतना ही वो अपना एक्सिस पर भी घूम जाता है। दैट्स वाई ऐसा होता है, जिसके कारण से ये वाला चीज़ गलत हो जाता है ना। व्याख्या में पढ़ लेते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का यह एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि जितना क्या बोलते हैं अर्थ के चारों तरफ लगा रहा है, उतना में वो भी घूम जा रहा है। ठीक है, सेम। तो जिसके वजह से हम लोग को सिर्फ एक ही पार्ट दिख पाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये नासा का स्रोत है, मतलब नासा का सोर्सेस से।
बट अगर एनसीईआरटी क्लास 6 में हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिखाया गया, लिखा गया है 21 जुलाई 1969। तो अगर आपके पास भी एनसीईआरटी है, न्यू वाला एनसीईआरटी है जो अभी जो रैशनलाइज हुआ है ना पूरा का पूरा, अगर वो आपके पास है और उसमें अगर 21 जुलाई 1969 लिखा हुआ है तो यही माना जाएगा एग्जाम में अगर आपका ऑप्शन आता है तो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही वो फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। थोड़ा सा देख लेते हैं अब व्याख्या समझ लेते हैं क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेल्ट था, याद होगा, मार्स और जुपिटर के बीच में। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, गैलेक्सी, है ना। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। दैट्स वाई इसका नाम आकाशगंगा रख दिया गया था, मिल्की वे गैलेक्सी। इसका दुग्ध मेखला भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। बहुत लाखों, मिलियंस बिलियंस में आकाशगंगाएं होंगे तब एक यूनिवर्स बनता है। सोच लो हम लोग कितना छोटा लेवल पर है, कितना डॉट के बराबर है, कितना छोटा डॉट के बराबर है। मतलब पेन जो होता है ना, पेन का जो एक पॉइंट है ना, पॉइंट उसके बराबर भी हम लोग का पूरा सोलर सिस्टम भी नहीं हो सकता अगर पूरे यूनिवर्स के बेसिस पर देखा जाए। और हम लोग चौड़े होते रहते हैं, किसी चीज़ में ईगो होता है, ये होता है, जेलस होता है, ये वो सब कुछ होता है। एकदम नहीं होना चाहिए। हम लोग का कोई वजूद नहीं है। काम कीजिए, आगे बढ़िए, आपको लाइफ मिल गया है, बस आगे बढ़ते रहना। मुंडी झुकाइए, काम कीजिए, एकदम कोई उपाय नहीं है, सिर्फ काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टेबल बनाना है और आगे बढ़ते रहना, अग्रसर रहना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, चैप्टर नंबर 2 भी हम लोग देख ही लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा नहीं है, यानी कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। चलो भाई, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ओके, ये तो सही है भाई। विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये भी सही है। विषुवत वृत्त में उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं, ये चीज़ नहीं है, ये गलत हो गया। यानी कि हमारा 1 और 2 सिर्फ सही है। अब समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये विषुवत वृत्त क्या है और हमारा अक्षांश और देशांतर। यहाँ पर एक फ़ोटो हम रखे हैं, इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको समझा पाएँ। हम पहले समझा लेते हैं। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड है। ये वाला जो लाइन है ना, ये ऐसे 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 बना हुआ है, यानी कि जो सोया हुआ लाइन है। और जो खड़ा लाइन है ना, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये वाला हो गया अक्षांश, ठीक है। और ये वाला होता है क्या बोलते हैं उसको, विषुवत वृत्त, ठीक है, विषुवत वृत्त, ये चीज़। और ये क्या करता है ना, 2 पार्ट में बांट देता है अर्थ को। तो ये लैटिट्यूड हो गया जिसको अक्षांश बोल सकते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड हो गया जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त जो होता है ना, 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो होता है ना, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पर हो गया साउथ पोल। तो इधर से जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ये वाला सर्कल मेरा छोटा होते जाएगा, ये वाला सर्कल मेरा छोटा होते जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या था, विषुवत वृत्त में ध्रुवों को ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जो कि हम बता दिए। यहाँ से डिक्रीज करते जाएगा, इधर से भी डिक्रीज करते जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण को, है ना, कोणीय दूरी के माप, ये कोणीय दूरी का माप नहीं होता है, वो होता है उसमें लॉन्गिट्यूड में। क्लियर है, इसलिए हम ये फोटो आपको हम यहाँ पर दे दिए थे समझाने के लिए। चलिए, इसको छोटा कर दिए, आगे बढ़ते। तो कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर जो मतलब कथन 1 और 2 मेरा सही है, तीसरा गलत है। व्याख्या समझ लेते हैं क्या है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कहते हैं। जैसा कि हम बोले कि इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देशांतर लिखा हुआ था, अक्षांश बोलते हैं हम लोग उसको। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है, मतलब एंगल्स में माप लिया जाता है।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम लोग को एकदम दिखेगा लाइनिंग किया हुआ, नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलो ये हो गया। हाँ, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता चला जाता है। ये तो हम लोग पहले ही डायग्राम में समझ लिए। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा है, देखिए यहाँ पर, इसको भी बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ताकि हम आपको समझा पाए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि इधर क्वेश्चन छुप जाएगा। चलिए तो समझ लेते हैं। कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उत्तर ध्रुव वृत्त है, दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब कर्क रेखा मकर रेखा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है ना, दैट इज कर्क रेखा, यानी कि जो इक्वेटर है, यानी कि ये जो विषुवत वृत्त है, ये इक्वेटर से ऊपर अगर जाते हैं तो ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट इज कर्क रेखा। नीचे आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दैट इज मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा। अब ये ऊपर गए हैं तो 23 और नीचे आए तो भी 23, ये हो गया। उसके बाद उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव किधर हो गया, इधर हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला हो गया यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, और दक्षिण ध्रुव वृत्त हो गया यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल। ये चीज़ है। अब हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं, इसको फिलहाल छोटा कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं। देखिए क्या है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, तथा अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है जो कि है 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, जिसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, जिसको हम बताएं भी आर्कटिक सर्कल। देखें यहाँ पर आता है या नहीं आता है, यहाँ तो नहीं आएगा, वो हो गया। ठीक है, चलिए इसको बड़ा कर लेते फिलहाल। ये हो गया आर्कटिक सर्कल और ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, चलो कहाँ गया, हाँ विषुवत वृत्त आर्कटिक वृत्त हो गया और अंटार्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। नीचे देखे युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है ना। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। ये चीज हमसे बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो वो हम लोग समझेंगे। थोड़ा छोटा सा डायग्राम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये है हमारा ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर ये 0 डिग्री वाला, इसके 23 डिग्री ऊपर तक, यानी कि ये टॉरिड जोन है, ये पूरा का पूरा 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे हो गया। अगर हम आते हैं 66.5 पर तो ये हो जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है ना, और ये हो जाता है फ्रिजिड जोन, और इसके ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया और ये वाला साउथ टेम्परेट जोन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में वहाँ पर पढ़ेंगे। इसको हटाते हैं फिलहाल, इधर करते हैं, समझते हैं इसको। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर सन का लाइट मिल रहा है। यहाँ देखिए क्या है, कहाँ गया, उष्ण कटिबंध कहा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये देखिए ये वाला यहाँ पर कर्क रेखा, अच्छा यहाँ पर नहीं है ना वो वाला फोटो, बट ये वाला ठीक है, देख रहे हैं ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वाला चीज़। तो यहाँ तक का हो गया हमारा उष्ण कटिबंध, यानी कि इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्लियर हो गया। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, यहाँ पर सूर्य तिरछा से पड़ता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए यहाँ शीतोष्ण कटिबंध होता है, यानी कि फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, शीतोष्ण नहीं, शीतोष्ण हो गया ये वाला, टेम्परेट जोन जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गर्मी बीच में, ये वाला हो गया। उसके बाद यहाँ ठंडा गर्मी, यहाँ तो पूरा बर्फ ही है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होता है। यहाँ पर ये पोल हो गया और ये वाला रीजन,
तो ये हो गया फ्रिजिड जोन, जिसको बोलते हैं एकदम फ्रिज वाला, फ्रिज में जैसा होता है ना उस टाइप का, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध करने का तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी का नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विषुवत वृत्त एवं ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त एवं ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, दैट इज राइट। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, दैट इज रॉन्ग। अब देखो ये क्या है, हम बोले थे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये लैटिट्यूड है, ये वाला ठीक है, एक हो गया बीच का विषुवत वृत्त हो गया यानी कि 0 डिग्री। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ये छोटा होता चला जाता है, तो ये वाला तो एक समान नहीं है, गलत हो गया ये, है ना। और ये समांतर होता है यानी कि ये इसका ठीक पैरेलल ये होगा, इसका पैरेलल ये होगा, इसका पैरेलल ये होगा, इसका पैरेलल ये होगा, ऐसा चीज़। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सिर्फ 1 सही हो गया, इनमें तो कथन सिर्फ 1 सही हो गया। ठीक है, चलो केवल एक हमारा सही हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, क्या है इसका व्याख्या। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, बीच 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जितना भी समांतर रेखा है सबको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नदर्न लैटिट्यूड्स और सदर्न लैटिट्यूड्स में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। 2 अक्षांश के बीच का जो दूरी जो होता है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 111 किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर का। तो ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं देशांतर याम्योत्तर, यानी कि देशांतर रेखाएं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ये सर्कल हो गया, ये जो ऐसे 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 से ऐसे जो जुड़ा हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड। देशांतर याम्योत्तर मतलब लैटिट्यूड मेरिडियंस बोल लीजिए, चाहे उसको रेखाएं बोल लीजिए, जो भी है ना। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को दशांतरीय यानी कि लैटिट्यूड रेखा, लैटिट्यूडनल बोलते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर जिसको बोलते हैं हिंदी में कहते हैं। किसी भी स्थान को की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले देशांतर याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर बताना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए होगा लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, लोकेशन को जानने के लिए। ओके, याम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है 0 होती है। एक्चुअली होता क्या है वो देखिए कि अगर हम एक सर्कल ऐसा बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमको लाइन जोड़ना है ऐसे फिर ऐसे, तो बीच में आएंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है जो कि 111.3 किलोमीटर का है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है 0, क्योंकि सारा लाइन यहाँ पर आके क्या हो जाता है मिल जाता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया, दैट इज 0 डिग्री किलोमीटर और 111.3 किलोमीटर। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने के आधार होता है? किसी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या भाई? तो वो होता है हमारा प्रमुख याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन, बीच वाला लाइन। ये जो सर्कल होता है उसका बीच वाला जो होता है ना प्राइम मेरिडियन, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर अश्वच्छांश बोला गया हुआ है, अश्वच्छांश। फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। प्रमुख याम्योत्तर हो गया, प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, और विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं। समझते हैं क्या है व्याख्या में। देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, उस जगह पर जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां पर ऑब्जर्वेटरी है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। पूर्व और पश्चिम की ओर
यह यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यही है। ओके, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारण करने का आधार बना। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम जाते हैं। यहाँ पर देखिए है दिया हुआ, देखिए ये वाला फोटो जो है ना, हम बता दे रहे हैं, पहले ही समझा दे रहे हैं यहाँ पर से, है ना, ये वाला देखिए, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, ग्रीनविच से गुजरा है, लंदन का ग्रीनविच से, इधर 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री मेजर किया जाता है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर वो तो हम लोग देखेंगे ही, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये तो सही है भाई, एकदम जाहिर सी चीज़ है कि प्रमुख यामयोत्तर और 180 डिग्री वाला और फिर 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर, प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री वाला दोनों मिलकर गोलार्ध तैयार कर देता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। प्रमुख यामयोत्तर तथा 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। पूर्वी गोलार्ध बन जाता है और एक पश्चिमी गोलार्ध बन जाता है। ओके, मतलब एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना है इंटरनेशनल डेट लाइन भी। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ये चीज़ें दिया हुआ है, ये तो सही है कि अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो एक समय आगे हो जाता है और पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो समय पीछे हो जाता है। कारण क्या सही है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नहीं, ये कारण सही नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ग्रीनविच वाला हिसाब है ना, ग्रीनविच का जो ओरिजिनल जो लाइन है यही है, देख लीजिए। यह लंदन में ग्रीनविच का जो टाइम जो दिया हुआ है ना, यही एक मतलब स्ट्रिप बनाया गया है वहाँ पर, और इधर डायरेक्शन लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये ईस्ट वाला हो सकता है, ये वेस्ट वाला हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे लिए तो यही ईस्ट हो गया और ये वाला वेस्ट हो गया। बहुत सारा जगह का नाम लिखा हुआ ग्रीनविच, देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है, ये 0 डिग्री पर है ना। फिर मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा हो गया, शिकागो, न्यूयॉर्क हो गया, मैड्रिड, वाशिंगटन, लिस्बन, ये सब हो गया, लॉस एंजलिस। फिर इधर मॉस्को हो गया, बर्लिन हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, फिर पेरिस हो गया, रोम है, इस्तांबुल है, बीजिंग है, एथेंस, सियोल, टोक्यो, तेहरान, ये सब जेरूसलम। तो ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। ये एक स्ट्रिप बना हुआ है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम का लाइन है। ठीक है, ओरिजिनल लाइन। चलिए इसको कर देते हैं साइड। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, तो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अथवा वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच से आगे हो जाता है और जो पश्चिम में उनका समय पीछे हो जाएगा। जो पूर्व में है वो आगे चला जाएगा और जो पश्चिम में है वो पीछे रह जाएगा, एक दिन पीछे रह जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है वो बताना है हम लोगों को। अब देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटा में अपने एक्सिस पर घूम जाता है, इसका मतलब पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना हो गया? 15 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगता है। तो 15 डिग्री घूम रहा है तो 1 घंटा लगता है, यानी कि 15 डिग्री घूमने में उसको 60 मिनट लग रहा है। तो 1 डिग्री, आगे एक नियम से हम लोग निकाल सकते हैं जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो 1 डिग्री के लिए 60/15 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री अगर मूव करता है हमारा पृथ्वी तो इसका मतलब 4 मिनट उसको लग रहा है। दैट्स वाई 360 डिग्री घूमने के लिए उसको पूरा का पूरा 24 घंटा लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट आते हैं। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? पूर्व में स्थित है और ग्रीनविच से है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 1 डिग्री देशांतर का कहने का मतलब 4 मिनट हो गया, जो कि अभी हम लोग देख लिए।
अब यहाँ पर कितना है, 20 डिग्री पूर्व है, यानी कि 20 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री पूर्व मतलब 20 डिग्री देशांतर पर, तो 20 गुना 4 कितना हो गया, 80 मिनट। अब 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, यानी कि अगर ग्रीनविच का बात किया जा रहा है तो अगर वहाँ दोपहर का 12 बज रहा होगा तो उस स्थान पर दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे, क्योंकि पूर्व में हम लोग क्या जाते हैं, आगे चले जाते हैं, और पश्चिम में हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो टाइम ऐसे ही निकाला जाता है। आप देशांतर निकालिए, देशांतर से टाइम निकालिए, और पूर्व है पश्चिम में उसमें जोड़िए और घटाइए जो भी है। तो यहाँ पूर्व का बात किया जा रहा था, 20 डिग्री पूर्व, तो हम लोग उसमें 1:20 यानी कि 1 घंटा 20 मिनट हम टाइम में जोड़ दिए। अगर हम मान के चल रहे हैं तो 12 बजे है तो। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस यामी उत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, 82 डिग्री 30 डिग्री पश्चिम है, 81 30 है, और 83 30 पी है। समझ लेते हैं क्या है वो पूरा का पूरा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामी उत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लेना चाहिए। ठीक है, ये बनाना जरूरी था। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है गुजरात में द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था टाइम मैनेजमेंट। तो भारत में 82 और 30 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्व है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ध्यान में रखिएगा, मिर्ज़ापुर सीरीज देखे ही होंगे, मिर्ज़ापुर कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है से होकर गुजरती। तो मिर्ज़ापुर भी है और नैनी भी है, डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन में क्या है। सिर्फ मिर्ज़ापुर है, नैनी का कोई मेंशन नहीं है, तो मिर्ज़ापुर मार के आइए। और अगर मिर्ज़ापुर नैनी है तो भी मिर्ज़ापुर ही मान के चाहिए, क्योंकि कुछ स्रोतों में है इलाहाबाद के नैनी का, लेकिन कुछ स्रोत से पता नहीं चलता है, हम लोग को एनसीईआरटी देखना पड़ता है। ठीक है, चलो भाई इसका देखेंगे यूज़ होगा तो ये चीज़ करेंगे इसका यूज़। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय में कितना आगे या पीछे है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि हम, मेरा कहने का मतलब ये हो गया, समझिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है हमारा भारत। ठीक, अब भारत जो है ना, अब यहाँ पर लिखा हुआ -5.5। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट में हम लोग को क्या होता है, मतलब अगर हम लोग डायरेक्शन चेक करते हैं तो हम लोग 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 डिग्री नहीं, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, हम लोग पीछे रहते हैं हमेशा। 5 घंटा 30 मिनट क्या रहेंगे, पीछे रहेंगे। अब जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं, हमारा टाइम क्या होता है वो मैनेज हो जाता है। जैसे जैसे देखिए, जैसे यहाँ 5.5 है, फिर जैसे जैसे पहले आ रहा है यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर दूर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर -7 हो गया, -8 हो गया, -9 हो गया, -10 है, -11 है ना, -10 है, -9.5, तो ये दूर जा रहा है। तो ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, टाइम मैनेज वाला हिसाब। तो ये चीज़ हो गया, भारत का मानक समय यानी उत्तर ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच का समय जो होगा ना, उससे ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है भाई। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम में 5:30 बजे होंगे। यानी कि अगर लंदन में 2 बज रहा होगा तो हमारा इंडिया में कितना बजेगा भाई, 5-5.5 घंटा आगे कर लीजिए, वो 5.5 घंटा यानी कि 7:30 बजा होगा, है ना। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट, चैप्टर 2 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका एमसीक्यू के थ्रू अच्छा लगा। एनसीईआरटी से पूरा का पूरा हम लोग ज्योग्राफी खत्म करेंगे। तो 2 चैप्टर हो गया, एक वीडियो में कोशिश करेंगे 2 ही चैप्टर, अगर छोटा होगा तो 3-4 करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने में खर्च नहीं आता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना। एनसीईआरटी को पूरा का पूरा एकदम मिट्टी में मिला देंगे, ख़त्म कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।